प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों और जिज्ञासुओं, आज हम नई कविता की विशेषताएं, प्रमुख कवि तथा उनका साहित्य, इस विषय पर इस व्याख्यान के माध्यम से चर्चा करेंगे। नई कविता का इतिहास अगर समझने की कोशिश की जाए तो सन 1943 में प्रकाशित हुआ तार सप्तक, जिसे प्रयोगवाद का पहला संकलन या आधार संकलन माना जाता है, उसे हमें देखना होगा। कारण इसका यह है कि प्रयोगवाद और नई कविता में कोई तात्विक अंतर नहीं है। प्रयोगवाद नाम तार सप्तक के संपादक अज्ञेय को स्वीकार नहीं था। उन्होंने प्रगतिवाद को एक राजनीतिक बिल्ला कहा था और प्रयोगवाद को गाली कहा था। अज्ञेय जी के शब्द हैं, पोएट्स ऑफ दिस स्कूल प्रयोगवाद जनरली प्रेफर टू कॉल देयर राइटिंग्स एज न्यू पोइट्री। इस कविता धारा यानी प्रयोगवाद के कवि आमतौर से अपनी रचना धर्मिता को नई कविता नाम से पुकारना पसंद करते हैं। वे इसी नाम को प्राथमिकता देते हैं। इतिहास में तार सप्तक के प्रकाशन से पहले भी नई कविता शब्द का प्रयोग हुआ है। छायावाद के बाद सन 1938 के आसपास और उसके बाद हिंदी कविता में जो परिवर्तन हुए, उनके लिए भी नई कविता शब्द का प्रयोग किया गया था। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था कि सन 1936 के पश्चात छायावादी काव्यधारा से भिन्न नई प्रवृत्तियों और नए तत्वों से समन्वित जो काव्य कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं, उन्हें ही हम नई कविता कह सकते हैं। छायावादी कवियों और उनमें भी खास तौर से निराला की कविताओं में जनसाधारण का जीवन कविताओं का विषय बन रहा था और छंदों के बंधन टूटते हुए बहुत साफ साफ दिखलाई दे रहे थे। बाद में जो कविता धारा नई कविता के नाम से जानी मानी गई, प्रवृत्ति के रूप में उसकी पृष्ठभूमि निराला की इन कविताओं के रूप में मौजूद है। तो नई कविता नाम से जो नयापन हिंदी साहित्य में आया, उसकी शुरुआत या उसकी पृष्ठभूमि के तौर पर निराला की इन पंक्तियों को देखा जा सकता है। अबे सुन बे गुलाब, मत भूल गर तूने पाई खुशबू रंगो आब, खाद का है खून चूसा तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। इस कविता के हिस्से में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता तीनों की प्रवृत्तियां एक साथ देखी जा सकती हैं। इसमें प्रगतिवाद की विचारधारा आपको दिखलाई पड़ेगी, प्रयोगवाद का मुक्त छंद इसमें आपको दिखलाई पड़ेगा और नई कविता की बिंब धर्मिता भी इसमें दिखलाई पड़ेगी। ये तीनों जो वाद हैं, इनकी विशेषताएं आपको निराला के इस उद्धरण में दिखाई पड़ेगी। स्पष्ट है कि हिंदी कविता में नयापन छायावाद के बाद शुरू हुआ और इसने कालांतर में प्रगतिवाद, हालावाद, मस्ती के काव्य, प्रयोगवाद और नई कविता की शक्ल पाई। कविता के ज़्यादातर दौरों का संबंध निराला से जुड़ा है। दूसरे शब्दों में, जिस नएपन की शुरुआत निराला से हुई, उसी की परंपरा में नई कविता आई। अज्ञेय की बात अगर मानी जाए कि स्वयं प्रयोगवाद के कवि अपनी कविताओं को नई कविता के कवि कहना पसंद करते हैं, तो तार सप्तक नई कविता का संकलन है रचनाकारों की दृष्टि से। श्रीकांत वर्मा ने भी यही माना है। डॉक्टर रामदरस मिश्र ने स्वतंत्रता के बाद की कविता को नई कविता कहा है और लक्ष्मीकांत वर्मा ने सन 1951 में दूसरा सप्तक से नई कविता की शुरुआत मानी है। जहाँ तक नई कविता नाम का सवाल है, सन 1954 में इलाहाबाद से एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी जिसका शीर्षक था नई कविता। जगदीश गुप्त इसके संपादकों में से थे। उस पत्रिका से यह नाम पूरी तरह से हिंदी में रूढ़ हो गया। हालांकि इस नाम से जिन कविताओं का बोध होता है, नई कविता नाम से जिन कविताओं का एहसास होता है, उनकी रचना सन 1954 से पहले भी होती रही थी। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारत की स्वाधीनता यानी सन 1947 के आसपास और बाद की हिंदी कविता नई कविता है।
जिसमें प्रयोगवादी कही जाने वाली रचनाएं भी शामिल हैं। अज्ञेय की कविताओं में नयापन भरपूर है और धर्मवीर भारती जो उनके थोड़े से बाद के कवि हैं, उनकी कविताओं में प्रयोग की कमी नहीं है। यानी प्रयोगवादी कवियों के यहाँ नयापन है और नई कविता के कवियों के यहाँ प्रयोग है। दोनों इस तरह प्रयोगवाद और नई कविता दोनों के कवि हैं। प्रयोगवाद और नई कविता में कोई तात्विक या मूलभूत अंतर नहीं है। कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद ही नई कविता में रूपांतरित हो गया या प्रयोगवाद की भूमिका नई कविता की पृष्ठभूमि बनाकर पूरी हो गई। प्रयोगवाद और नई कविता में जो अंतर है उसे डॉक्टर रघुवंश ने बताया है। उनका एक उदाहरण है कि प्रयोगशील कविता ने परंपरा से विद्रोह के रूप में प्रयोग तथा अन्वेषण का मार्ग स्वीकार किया था, पर नई कविता के संदर्भ में वे उसकी प्रकृति के सूचक हैं। इस बात को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। परंपरा से विद्रोह के रूप में प्रयोग और अन्वेषण का मार्ग प्रयोगवाद ने स्वीकार किया था, लेकिन नई कविता तक आते आते ये मार्ग नई कविता का स्वभाव बन गया, कविता का स्वभाव बन गया। यानी जो विरोध करने के लिए एक मुद्रा अपनाई थी प्रयोगवादी कवि ने, वो नई कविता तक आते आते उसका मिजाज बन गई, उसकी प्रकृति बन गई। तो जाहिर है कि नई कविता प्रयोगवाद का ही विकास है या प्रयोगवाद का ही रूपांतरण है। आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक तौर पे प्रयोगवाद का रूपांतरण नई कविता में हो गया और ये बहुत जल्दी हुआ। ये मुश्किल से 5, 7, 10 सालों में ये रूपांतरण हो गया। डॉक्टर जगदीश गुप्त जो नई कविता पत्रिका के संपादकों में से रहे हैं, उन्होंने अज्ञेय को नई कविता का शलाका पुरुष कहा है और अज्ञेय प्रयोगवाद के पुरोधा कवि हैं। तो प्रयोगवाद का नेतृत्व करने वाला कोई कवि नई कविता का शलाका पुरुष अगर है तो समझा जा सकता है कि प्रयोगवाद और नई कविता में कोई मूलभूत या तात्विक अंतर नहीं है। जब नई कविता नाम हिंदी में रूढ़ हो गया तो प्रयोगवादी कवियों का काव्य भी नई कविता कहलाया। ये समझने की ज़रूरत है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि नई कविता सन 1947 या उसके आसपास की कविता है, तो हम नई कविता के युग की परिस्थितियों पर थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी युग का साहित्य उस युग की परिस्थितियों से प्रभावित होता है, उससे पैदा होता है। और जो किसी भी युग की कविता का भावबोध है वो अपने युग बोध से प्रभावित होता है। आप कह सकते हैं कि युग बोध का रूपांतरण ही भावबोध के में होता है। तो नई कविता का जो समय है उसकी कुछ प्रमुख घटनाओं पर अगर आप दृष्टि डालें तो ये दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के आसपास का समय है। 6 अगस्त 1946 को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के आदेश दिए थे और विश्व युद्ध यहाँ इस सीमा तक पहुंचकर अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ चला था। तो अभूतपूर्व विनाश युद्ध कर सकता है, ये उस समय सभी के सामने स्पष्ट हो चुका था। सन 1947 में भारत को स्वाधीनता मिली और स्वाधीनता के बाद नई कविता के वैचारिक परिदृश्य में उस शीत युद्ध की अपनी भूमिका थी जो अमेरिका और सोवियत संघ, दुनिया की 2 महाशक्तियों के बीच पूरी दुनिया में चल रहा था। इस शीत युद्ध की छाया नई कविता पर पड़ती है। कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम में अज्ञेय शामिल थे, ये एक संस्था थी और इसी तरह से उस युग में प्रगतिशील लेखक संघ भी सक्रिय था। और जो इलाहाबाद के नई कविता से जुड़े हुए कवि थे उनकी संस्था का नाम परिमल था। परिमल जहाँ एक तरफ व्यक्तिवादियों की संस्था थी तो प्रगतिशील लेखक संघ समाजवादियों की, और इन दोनों के टकराव के रूप में हम शीत युद्ध की छाया को, उसके प्रभाव को देख सकते हैं। भारत में आज़ादी के बाद औद्योगिकरण और शहरीकरण की शुरुआत हुई। संयुक्त परिवार टूटना शुरू हो गया था, नगर बनने शुरू हो गए थे, नगरों में भीड़ बढ़ने लगी थी। भीड़ में अकेलापन
व्यक्ति को महसूस होने लगा था, क्योंकि ये अकेलापन गांव का अकेलापन नहीं था जिसके बारे में कोई भी पूछ सकता था। ये नगर का अकेलापन था जिसमें एक तरह का अपरिचय विकसित हो रहा था। भारत के कोने कोने से आने वाले लोग एक जगह काम करते थे और रहते थे, तो उनके बीच संपर्क के सूत्र लगभग नहीं थे। तो इससे एक अजनबीपन उस युग के मनुष्य के मानस में पैदा हुआ। इसी से अस्तित्ववाद की दार्शनिक भावधारा आकर मिल गई और इसी का नतीजा था कि नई कविता की जो प्रवृत्तियां हैं, लघुमानव, क्षणवाद, उन सब की पृष्ठभूमि बनी। जो नई कविता का दौर है उसको समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बांटकर उसे देख सकते हैं। एक, पूरी दुनिया में जो शीत युद्ध चल रहा था विभिन्न सिद्धांतों को लेकर के, वो। दूसरा, औद्योगिकरण जो हो रहा था और नगरीकरण हो रहा था। तीसरा, स्वातंत्र्योत्तर अवसरवाद। ये महत्वपूर्ण है कि आज़ादी से पहले सारी भारतीय जनता के सामने एक बड़ा लक्ष्य था कि हमें आज़ाद होना है, लेकिन आज़ाद जब भारत हो गया, भारत को जब आज़ादी मिल गई, तो उसके बाद सब लोगों के साथ, ज़्यादातर लोगों के सामने ये सवाल आया कि अब देश आज़ाद हो चुका है, हमने देश के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब देश को हमारे लिए कुछ करना चाहिए। तो देश की विभिन्न परिस्थितियों से फ़ायदा उठाना, व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे करना, उस युग के मानस का अभिन्न हिस्सा जैसे बन गया था। तो उसको स्वातंत्र्योत्तर अवसरवाद के रूप में देखा जा सकता है। और इसी का नतीजा था कि भारत की स्वाधीनता से जो उम्मीदें की गई थी, जो आशाएं की गई थी, वो आशाएं पूरी नहीं हुई और अंततः इस आज़ादी से मोह भंग हुआ। तो नई कविता का युग इन तमाम स्थितियों से मिलकर बना है और नई कविता की जो विशेषताएं हैं वो इन परिस्थितियों का साहित्यिक रूपांतरण या परिणाम है, या यूं कहिए कि ये युग नई कविता की विभिन्न विशेषताओं का कारण है। अब हम नई कविता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। प्रयोगवाद या नई कविता का कवि मुक्ति का आग्रह करता है। ये स्वाधीनता केवल राजनीतिक स्वाधीनता नहीं थी, ये साहित्य की स्वाधीनता भी थी, कविता की स्वाधीनता भी थी। जैसे छंद से मुक्ति चाहिए थी कविता को, तो ये मुक्ति की स्वाधीनता केवल रूप पक्ष में नहीं थी। देखने की बात यह है कि प्रयोगवाद या नई कविता प्रगतिवाद से प्रतिक्रिया करते हुए हिंदी में आया था और प्रगतिवाद पर ये आरोप था कि वो विचारधारा केंद्रित कविता है और वो बहुत बनावटी कविता है। वो समकालीन मनुष्य को पूरी तरह से नहीं देखती, वो केवल उसका राजनीतिक पक्ष देखती है। तो प्रयोगवाद या नई कविता के कवि ने विचारधारा से, राजनीति से, परंपरा से मुक्ति का आग्रह अपनी कविताओं में किया। इसका उदाहरण अज्ञेय की एक कविता है, उसकी कुछ पंक्तियों से में देखा जा सकता है। तुम पर्वत हो, अभ्रभेदी शिलाखंडों के गरिष्ठ पुंज, चापे इस निर्झर को रहो, तुम्हारे रंध्र रंध्र से तुम्ही को रस देता हुआ फूट कर मैं बहूँगा। ये संबोधन विचारधारा को भी है और परंपरा को भी है। परंपरा को नवीनता की चुनौती भी है एक तरह से ये। और विचारधारा के वर्चस्व का विरोध प्रयोगवाद और नई कविता में समान रूप से किया गया। गिरजा कुमार माथुर ने लिखा कि लाल भट्टियों के इस नए कारखाने में बैठा है मतवाद संप्रदायों सा कट्टर, दरवाजे पर बलि चढ़ने को पंक्ति बंधी है, सांचे में ढलते जाने को मनुज खड़ा है। उस समय के मनुष्य ने, उस समय के कवि ने किसी भी सांचे में ढलने से इनकार किया। अज्ञेय ने बहुत साफ कहा और नई कविता के व्यक्तिवाद को, जो उसकी प्रमुख प्रवृत्ति है, इन पंक्तियों में बहुत अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। अच्छी कुंठा रहित इकाई, सांचे ढले समाज से, अच्छा अपना ठाठ फकीरी, मंगनी के सुख साज से। कोई मंगनी नहीं चाहिए, कोई बंधन नहीं चाहिए, इसलिए अपना ठाठ फकीरी कवि के लिए, उस समय के व्यक्ति के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये समूह की तुलना में इकाई पर दिया जाने वाला बल है, समाज की तुलना में व्यक्ति पर दिया जाने वाला बल है। और ये बल नई कविता की शुरुआत में हमें बहुत साफ साफ दिखाई देता है। नई कविता का कवि अपने प्रति बहुत सजग है, अपने व्यक्तित्व के प्रति बहुत सजग है। इसीलिए वह कहता है
कुंवर नारायण के शब्दों में, मैं समूह से विच्छिन्न हूँ क्योंकि कुछ भिन्न हूँ। मेरी सच्चाई समूह में नहीं है, समूह से अलग होने में है। और जहाँ समूह से अलग होने की बात आती है, वहीं व्यक्ति की अपनी अनुभूति उसके लिए ज़्यादा प्रामाणिक होती है, बजाय किसी भी सिद्धांत के या बजाय किसी भी वाद के, किसी भी विचारधारा के। अपनी अनुभूति की प्रामाणिकता उसके लिए सर्वाधिक निर्णायक होती है। और अज्ञेय ने ऐसे में लिखा कि जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। व्यक्ति का अपना सच छोटा है तो, घृणित है तो, अच्छा है तो, बुरा है तो, लेकिन वो प्रामाणिक है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। इस भरोसे का महत्व नई कविता में बहुत बढ़ा। और जब हम व्यक्ति की अनुभूति की बात करते हैं तो अनुभूति बहुत सारे एक लंबे समय की भी होती है और अनुभूति एक क्षण की भी होती है। एक क्षण पर नई कविता के कवियों ने ध्यान दिया और एक क्षण की अनुभूति को उसका महत्व नई कविता के कवियों ने दिया, जिसको क्षणवाद के नाम से भी जाना गया। अज्ञेय ने लिखा, क्षण में प्रवहमान व्याप्त संपूर्णता, इससे कदापि बड़ा नहीं था महाम बुद्धि जो पिया था अगस्त्य ने। एक क्षण है, एक क्षण में संपूर्णता मौजूद है और वो विशाल महासागर इससे बड़ा नहीं था, एक क्षण से बड़ा नहीं था जो अगस्त्य ने पी लिया था। यानी अगर क्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करके देखा जाए तो सागर जितनी विशाल अनुभूतियों का संसार उस क्षण में मिल सकता है। भारत भूषण अग्रवाल ने इस स्वर में स्वर मिलाते हुए कहा था, फूल, रंग, छाया, जल, मेरी चेतना में अभी ये सब स्थगित हैं। अभी मैं वर्तमान हूँ, क्षण हूँ। क्षणवाद की विशेषता यह है कि न वो इतिहास से अपने आप को जोड़ता है, न भविष्य से अपने आप को जोड़ता है। वो क्षण पर और वर्तमान पर अपने आप को केंद्रित करता है। और नई कविता का मिजाज बौद्धिक है, इसीलिए नई कविता की कथन पद्धति में सिद्धांत बताए गए, सिद्धांत सीधे सीधे कविता में ढाले गए। उदाहरण के लिए दुख का एक सिद्धांत अज्ञेय की कविता में आया। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। ऐसे में ये सोचने की बात है कि दुख इतना महत्वपूर्ण है कि दुख आकर्षक लगने लगता है, दुख अपनी तरफ खींचने लगता है, प्रभावित करने लगता है। और यहाँ इसी बिंदु पर एक महत्वपूर्ण बात और मैं बताना चाहूँगा कि नई कविता की प्रवृत्तियों में अनेक तरह की प्रवृत्तियाँ हैं, या कहिए कि नई कविता अनेक प्रवृत्तियों का एक समूह है। उसमें इकाई से लेकर समूह तक, व्यक्ति से लेकर समाज तक, क्षण से लेकर पूरे कालबोध तक बहुत कुछ है। तो हमें ये भी देखना होगा कि दो तरह की प्रवृत्तियाँ नई कविता के परिदृश्य में खासतौर से सक्रिय थी। एक तरफ दुख को आकर्षक रूप देने वाली अज्ञेय की ये पंक्तियाँ थी, तो दूसरी तरफ इसी युग में मुक्तिबोध की काल दृष्टि, मुक्तिबोध के लिए समस्या दुख केवल अपना दुख नहीं था। मुक्तिबोध की समस्या एक मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर व शोषण मुक्त कब होंगे। मुक्तिबोध की समस्या ये थी। अज्ञेय और मुक्तिबोध का ये बुनियादी फर्क ये बताने के लिए काफ़ी है कि नई कविता में कितनी तरह की प्रवृत्तियाँ शामिल थी। नई कविता ने अपने युग के अकेले पड़ गए मनुष्य को अभिव्यक्त किया। नेमिचंद्र जैन ने लिखा, मैं एकाकी, मेरे आगे टेढ़ा मेढ़ा बिखरा फैला है, अनंत पथ अब भी बाकी। उलझन है, स्पष्टता नहीं है, अकेलापन है। और इस अकेलेपन को प्रभाकर माचवे ने इन पंक्तियों में अभिव्यक्ति दी, जितना ही मैं भीड़ भड़क्के में जाता हूँ उतना ही क्यों घोर अकेलापन पाता हूँ। ये अकेलापन मानसिक था, शारीरिक नहीं था, इसलिए भीड़ से ये अकेलापन दूर होने वाला नहीं था। विजयदेव नारायण शाही ने कहा, हर शाम यहाँ मानव लहरों से भर जाती सड़कें,
हर बूंद अकेली किंतु अकेला सबका रंग महल। एक तरफ ये अकेलापन था, दूसरी तरफ मुक्तिबोध ये कहते थे कभी अकेले में मुक्ति नहीं मिलती, यदि वह है तो सबके ही साथ है। तो ये अंतर विरोधी परिदृश्य नई कविता का रहा है। इसको नई कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति है लघु मानव, उसके सिलसिले में भी देखा जा सकता है। देवेंद्र बंगाली ने कहा अपनी एक कविता में, हो गया छोटा सिमट कर आदमी, धूप पीकर बढ़ गई परछाइयाँ। और दूसरी तरफ शमशेर बहादुर सिंह ने लघु मानव का चित्र अपनी कविताओं में नहीं खींचा। लघु मानव के बरक्स उन्होंने प्रगतिशील मनुष्य का चित्र खींचते हुए कहा, एक आदमी दो पहाड़ों को कोहनियों से ठेलता, पूरब से पश्चिम को एक कदम से नापता, बढ़ रहा है। मनुष्य के ये दोनों तरह के रूप नई कविता में चित्रित किए गए। अस्तित्ववादी प्रभाव के फलस्वरूप व्यक्तित्व विभाजन नाम की एक और प्रवृत्ति नई कविता में आई। अस्तित्ववाद ये मानता था कि परिस्थिति, समाज, परंपरा आदि के अनुरूप जीना अप्रामाणिक जीवन है। यह हाइडेगर ने कहा था। अपना जीवन नहीं है, परिस्थिति, परंपरा आदि के अनुरूप जीना दूसरे का जीवन जीना है, और इससे व्यक्तित्व विघटित होता है। भारत भूषण अग्रवाल ने अपनी एक कविता में लिखा, एक दिखने वाली मेरी इस देह में दो मैं हैं, एक मैं और एक मेरा पिट्ठू। मैं तो खैर एक मामूली सा क्लर्क हूँ, पर मेरा पिट्ठू वो जीनियस है। ये व्यक्तित्व का बिखराव नई कविता में पहली बार देखा गया। और अजनबीपन भी। भारत भूषण अग्रवाल की ही कुछ पंक्तियाँ और उद्धृत करता हूँ कि भूल से मैं सर छोड़ आया हूँ दफ्तर में, हाथ बस में ही टंगे रह गए, तभी तो मैं घर आया हूँ विदेह ही। देहहीन जीवन की कल्पना तो भारतीय संस्कृति का सार है, पर क्या उसमें यह थकान भी शामिल है जो मुझ अंगहीन को दबोचे ही जाती है। ये जो विभाजित व्यक्तित्व है, इसके अनेक रूप दिखलाई देते हैं। मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता विभाजित व्यक्तित्व की ही कविता है। एक व्यक्ति अपने भीतर के व्यक्ति से सवाल जवाब कर रहा है और उसी की क्रिया प्रतिक्रिया में ये पूरी कविता रूप लेती है। एक तरफ नई कविता में नव रहस्यवाद है, इसकी भी छाया दिखाई पड़ती है। अज्ञेय ने कहा कि ओ आत्मारी तू गई वरी, ओ संपृक्ता ओ परिणीता, महाशून्य के साथ भांवरें तेरी रची गई। ये आत्मा की महाशून्य के साथ भांवरें लिखी गई हैं। तो दूसरी तरफ ये भी देखा गया है मुक्तिबोध के शब्दों में कि ईश्वर भी आज किसी कार्यालय का निष्प्रभ दुर्बल टाइपिस्ट क्लर्क है। मुक्तिबोध की एक कविता का निष्कर्ष है कि मुझे अरूप शून्य की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो शून्य अज्ञेय के लिए महत्वपूर्ण है, वो मुक्तिबोध के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात जानना इसलिए ज़रूरी है कि नई कविता के अंतर्गत अनेक तरह की प्रवृत्तियां आईं, लेकिन एक समानता यह है कि नई कविता के कवि ने अपने समय की भाषा में अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया। जैसे प्रकृति चित्रण हिंदी कविता में हमेशा से होता आया, लेकिन रघुवीर साय ने उसको अलग तरीके से देखा जब ये कहा कि गरम गुलाबी शर्माहट सा हल्का जाड़ा, स्निग्ध गेहूं गालों पर कानों तक चढ़ती लाली जैसा फैल रहा है। ये जो बिंब है, ये बिल्कुल नई तरीके का बिंब है जो नई कविता के कवि लेकर आए। अभिव्यक्ति के बिल्कुल नए रूप नई कविता के कवि ने तलाशे और लिखे। अज्ञेय ने कहा, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई, टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण यह कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। जो मैले उपमान हो गए हैं वो कवि के लिए, नई कविता के कवि के लिए किसी काम के नहीं रहे। इसलिए नई कविता के कवि ने बिल्कुल नई भाषा में नई तरह के बिंब रचे, नई तरह के उपमान प्रस्तुत किए। उदाहरण अजित कुमार की एक कविता की पंक्तियों से लिया जाए। उन्होंने लिखा,
चांदनी चंदन सदृश हम क्यों लिखें, मुख हमें कमलों सरीखे क्यों दिखें। हम लिखेंगे चांदनी उस रूप ऐसी है कि जिसमें चमक है पर खनक गायब है। ये नयापन जो उपमानों के स्तर पर आया, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ मुक्तिबोध के लिए नयापन की बजाय यथार्थ से प्रतिबद्धता का महत्व ज़्यादा था। मुक्तिबोध ने लिखा, झरने पुराने पड़ गए, उनकी उपमा अब कोई नहीं देता। शायद धोबी दें जो वहाँ कपड़े फचीटते हैं, या किसान जो उसमें फंसी हुई गाड़ी घसीटते हैं, लेकिन वे सभ्य नहीं हैं, इसीलिए झरने की उपमा अब लभ्य नहीं है। फिर भी मैं झरने की उपमा ज़रूर दूंगा। तो नई कविता का परिदृश्य बहुत वैविध्यपूर्ण परिदृश्य है और इसमें शैली के स्तर पर भी बहुत वैविध्य है। इसमें व्यंग्य भी है। रघुवीर सहाय की कविता याद करें, व्यंग्य देखें उसमें। निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसे, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप हंसे, कितने आप सुरक्षित होंगे मैं सोचने लगा, सहसा मुझे अकेला पाकर फिर से आप हंसे। तो ये हंसी नए तरीके की हंसी है। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध कविता है, मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। तो गीत बेचने तक उतर आने वाला जो कवि है, उसकी भाषा में व्यंग्य है। ये पूरा गीत अपने आप में व्यावसायिक मनोवृत्ति पर व्यंग्य है। और सबसे बड़ी बात जो नई कविता का योगदान है, वो उसकी गद्यात्मक भाषा है। नई कविता में शब्दों की लय के स्थान पर अर्थ की लय की चर्चा की गई। शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। नई कविता की भाषा और उसके कला पक्ष पर विदेशी प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। हाइकू, फैंटेसी आदि तकनीकों का प्रभाव कविता में उस समय दिखलाई दिया। आप कह सकते हैं कि नई कविता वस्तु से रूप तक स्वतंत्रता की कविता है, मुक्ति की कविता है, और स्वतंत्रता से मोह उसमें काफ़ी है। और उस मोह से भंग की शुरुआत भी, उस मोह भंग की शुरुआत भी नई कविता के अंतिम दौर में हो जाती है। अनेक काव्य प्रवृत्तियाँ उसमें हैं। अज्ञेय की दार्शनिकता से लेकर मुक्तिबोध की यथार्थवादिता तक, व्यक्ति से लेकर समाज तक, क्षणवाद से लेकर इतिहास बोध तक, लघु मानव से लेकर प्रगतिशील मनुष्य तक, और अकेलेपन से लेकर सामूहिकता तक, अनेक स्वर उसमें एक साथ मिलते हैं। गद्य का कविता में नया प्रयोग करना नई कविता की विशेषता है, और यह प्रयोग सभी नए कवियों में मौजूद है और अपने अपने ढंग से मौजूद है। इस तरह से सभी नए कवि नई कविता को अपने अपने रचना कौशल से संपन्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।